हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग को याचना वापस कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा और हो सकता है कि वैकेंसी आने में अभी देर हो या ना भी हो, कुछ भी हो सकता है कि इसी सप्ताह में वैकेंसी आ जाए, क्योंकि जैसा विभागीय सूचना से जानकारी प्राप्त हो रहा है कि हो सकता है इसी थी फर्स्ट वीक में ही अगस्त की वैकेंसी आ जाए या फिर हो सकता है कि लास्ट में भी जाए। तो वैसा स्टूडेंट जो एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी छूट गया था, उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि टाइम मिल गया है आपके लिए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो केवल टीचिंग एग्ज़ाम को ही फोकस कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, पर कुल मिलाकर के सही है, रहने दीजिए, ठीक है। कुछ समय आपको ज़्यादा मिलेगा तो तैयारी भी ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी से हम बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, ठीक है। और बीपीएससी भी जो है एनसीईआरटी को ही क्या करता है, अपना रेफरेंस बुक मानता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब सही दिया है और एनसीईआरटी उसको गलत लिख रहा है, तो बीपीएससी वही मानेगी। हालांकि जो बिहार सरकार की जो ऑथेंटिक बुक है वो एससीईआरटी है, ठीक है। अब ये है कि क्या हम इन दोनों बुक से बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल एनसीईआरटी से आपका तैयारी पक्का नहीं होगा, केवल एनसीईआरटी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एनसीईआरटी से आपको 50 से 60% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अगर एनसीईआरटी ही या एससीईआरटी ही सब कुछ होता तो फिर हेल्प बुक क्यों लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई दायरा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि फ़िक्स क्वेश्चन इसी बुक से आएगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए कम से कम 3 से 4 बुक तो पढ़ने पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें एक ये है कि आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए जो एनसीईआरटी है या एससीईआरटी है, और एक कोई साइड बुक पढ़ लीजिए, जैसे कि हो गया अब ये हम अगर बात करें तो लूसेंट हो गया, ठीक है, और घटना चक्र हो गया, ठीक है। आप चाहे तो कोई और भी जो रिमाइंडर की आती है, ठीक है, या फिर क्राउन पब्लिकेशन की आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला करके केवल एनसीईआरटी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 50 से 60 क्वेश्चन है वो 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है। और ये 50 से 60% क्वेश्चन फ्री का मार्क्स है, क्योंकि सबको ही पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो सबको पढ़ना ज़रूरी है। आप अगर छूट जाते हैं तो छूट जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे तो होते हैं दोस्त, आपको मैं दिखाऊंगा अपने आगे की वीडियो में, कि एक या दो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी में ही मिलेगा और हूबहू ये उठा करके डाल देता है उसमें, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये आपको अलग बुक में मिले ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, डायरेक्ट हूबहू लाइन उठा करके डाल देता है एनसीईआरटी से। तो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी होता है। और क्योंकि कंपटीशन में आप एक नंबर से हज़ारों रैंक पीछे चले जाते हैं और हज़ारों रैंक आगे चले जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में, और एससीईआरटी को। अब बात ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। जो एकदम बिल्कुल नए स्टूडेंट है, वो अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, या जो कभी नहीं पढ़े हैं, वो अचानक से अगर सोशल साइंस ये सब टॉपिक उठाएंगे तो दिमाग उनका चकरा जाएगा, ठीक है। हाँ, वो लूसेंट ये सब पढ़ते होंगे, रटते होंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी वो पढ़ने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जो बिल्कुल नई एनसीईआरटी है अभी जो भारत सरकार रिलीज़ की है, उसमें तो कंटेंट थोड़ा सा और बढ़ा दिया है और थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है लैंग्वेज को। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास में पुरानी ओल्ड वाली एनसीईआरटी है दोस्तों, तो आप उसी को पढ़ें, उसी को समझने की कोशिश करें। इतना बढ़िया से हर कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। और कभी भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको आप लूसेंट की तरह ना पढ़ें कि मैं इन चीज़ों को रट जाऊँ। उसमें कहानी टाइप का दिया हुआ रहता है। अलग-अलग जगह पे डिफरेंट टाइप कलर में आपको फिगर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देखिएगा कि साइड में एनसीईआरटी के साइड में लिखा हुआ रहता है, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जैसे आप अगर अशोक स्तंभ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ललक जगाता है पढ़ने में, कि आपने अगर अशोक स्तंभ को देखा है तो आपने देखा कि उसमें जंग अभी तक क्यों नहीं लग पाई है। आप उसमें कुछ खुदे हुए टाइप के गड्ढे टाइप के देख रहे हैं, वो क्या है वास्तव में? वो वास्तव में लिखावट है, ठीक है। लिखा गया है अशोक स्तंभ में अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाया था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वो लिपि कौन-सी है जो लिखी गई है, ऐसा करके आप में मतलब एक ललक जगाने की कोशिश करता है एनसीईआरटी। तो अगर उसको आप कहानी के तौर पे इस तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं और इमोशनल
होकर के तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। अदरवाइज़ आप इस तरह से पढ़ेंगे उसको कि एग्ज़ाम में हम रट लें इस चीज़ों को, यहाँ जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से केवल बस सीधे पढ़ते जा रहे हैं तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। तो उसको बेटर है कि आप मतलब एक तरह से आप उसमें घुस जाएँ, ठीक है, अपने माइंड को पूरी तरह से फ़ोकस कर दें और ऐसा आप महसूस करें कि हम बिल्कुल कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मुग़ल काल पढ़िएगा, ठीक है, आप एंशिएंट पढ़िएगा हिस्ट्री में, तो बिल्कुल कहानी इतने अच्छे से उसको मतलब रियल लाइफ़ से कोरिलेट करके लिखा गया है। अगर उन चीज़ों को आप समझते हैं तो बिल्कुल आपको 1 से 2 बार में ही पढ़ने में एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी और आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। और एनसीईआरटी अगर जैसे कोई भी एक टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है, सोशल साइंस का अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट का फर्स्ट टॉपिक पढ़े हैं, तो साइड में आप बहुत सारा बुक आता है, जैसे महेश कुमार अग्रवाल का आता है, वर्णमाल ऐसे करके कुछ है, एक राइटर हैं दोस्तों। तो या फिर दृष्टि का आता है, एनसीईआरटी का ही सब एमसीक्यू बुक आता है, एडिटोरियम भी निकाल दिया है। तो जिस चैप्टर को आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं उसको पढ़ करके आप वही उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उन सब किताबों में, जो चाहे वो दृष्टि का हो चाहे एडिटोरियल का हो, ठीक है, वहाँ पे जाकर के वो एमसीक्यू आप लगा लीजिए। ऐसा करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको हूबहू छप जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप किताब नहीं ले सकते हैं, उतने पैसे नहीं हैं, तो सिंपल है कि एनसीईआरटी में जो कुछ भी आपको चाहे वो डेट दिया गया हो, ठीक है, चाहे तो अंडरलाइन करके लिखा गया हो, काले काले शब्दों में लिख दिया गया हो या हरे शब्दों में लिख दिया गया हो, या फिर किताब के एकदम नीचे में जो लाइन लिखा गया हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लें। क्या कर लें? आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसको आप कल हो करके परसों हो करके थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दें और रिवाइज़ कर देने के बाद सप्ताह में 1 दिन कम से कम उस टॉपिक को फिर से आप पढ़ें। जिसे आपने पढ़ा था उसको एक बार फिर से तेज़ी से रिवाइज़ कर लें। ऐसा करने से उस चैप्टर का पूरा हूबहू आप में आपके माइंड में छप जाएगा जो भी टॉपिक है। और अगर साथ में सेट आप बना रहे हैं ना, तो आप देखिएगा कि कम से कम आधे किताब को ख़त्म कर दीजिएगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा टॉपिक में। और सबसे बड़ी बात ये है कि एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद आपको लुसेंट आपको रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो लुसेंट आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह से कहानी टाइप का सभी टॉपिक दिया गया है कि लुसेंट आप अगर पढ़ भी रहे हैं ना, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है या फिर सेट में क्वेश्चन आपको आ रहा है जीके से रिलेटेड, तो आप ऑप्शन को छाँट करके आप सही ऑप्शन चुन लीजिएगा। ये एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा है, क्योंकि उसमें कहानी टाइप का सब कुछ दिया गया है, ठीक है। आप खुद ब खुद सभी डेट को देख कर के पकड़ लिए कि नहीं, इस डेट में ये हुआ था, उस डेट में ये हुआ था, उस समय ये हो रहा था। आप एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद आप ये समझिए कि ऑप्शन चुनने वाला एक्सपर्ट बन जाइएगा, इसकी गारंटी है। लुसेंट जो पढ़ रहा है केवल, या जो क्राउन केवल पढ़ रहा है ना, वो ऑप्शन से छाँट नहीं पाएगा आंसर को। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं या एससीईआरटी पढ़ लेते हैं, बिहार सरकार की जो बुक है वो भी शानदार है। अगर उसको भी आप पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो ऑप्शन होता है ना, उससे आप आंसर को चुन लीजिएगा। और देखिएगा कि बहुत लंबे टाइम तक अगर लुसेंट आप नहीं भी पढ़ते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप 4-5 महीना भी लुसेंट नहीं पढ़ते हैं ना, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी जीके का सेट होगा, अगर उसमें आप 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 से 60, 70 क्वेश्चन आप फिर भी टिक कर ले जाएँगे। ये एनसीईआरटी की ताकत और खूबी है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरी तरह से एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा तो टॉप कर जाइएगा या एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर लेता। लेकिन एनसीईआरटी आपके दिमाग को बना देता है, ठीक है। कैसे कोई बिल्डिंग होता है, उसका अगर फाउंडेशन तैयार करना होता है तो आप दावा में या फाउंडेशन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ईंटा और मसाला देते हो उतना मजबूत वो बिल्डिंग होगा। वो चीज़ होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपके दिमाग को सोचने का तरीका डेवलप कर देता है, बदल देता है नज़रिया ही। तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और बिल्कुल आप इस तरह से पढ़ें जैसे कि आपका अटैचमेंट हो उस बुक से, लगाव हो, तो आपको 1 से 2 बार में ही समझ में आ जाएगा वो बुक, ठीक है। और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों टीआरई 4 में, हर सब्जेक्ट पे बहुत आपको जोर देना है। मैं ये बोलूँगा कि क्लास 5 से लेकर के 9-10 तक के आप एसएसटी पूरी तरह से पढ़ जाइए, ठीक है। कंठस्थ कर लीजिए, उसका थ्योरी उतार लीजिए। 9th और 10th में अगर आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को सोचते समझते हैं, तो साइंस टच कीजिए, वरना नहीं टच कीजिएगा, भारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर मैं वही बात बोलूँगा कि एनसीईआरटी जो है 2 पेज की चीज़ को 4 से 5 लाइन में लिख कर के निकल गया है, वहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो साइंस में आप कभी भी एनसीईआरटी को, हाँ, जो रटने वाला क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है, कहाँ यूज़ होता है, इसकी कमी से क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का, जो थ्योरी जिस थ्योरी में कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आप एनसीईआरटी कभी भी फॉलो मत कीजिएगा। आप उसके लिए हेल्प बुक ही यूज़ कीजिए।
इसके साथ में आप अगर जैसे रुक्मिणी हो गया, ठीक है, इसका बहुत सारा सेट आता है, साइंस का भी आता है, जीके का भी आता है, टीआरई एग्ज़ाम के लिए सेट आता है, ठीक है। आप उसको रेगुलर फॉलो कीजिए, रेगुलर वे में वहाँ पे आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ते जाइएगा, आप देखिएगा कि खुद ब खुद एनसीईआरटी से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें हुबहू आएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम नहीं आ जाए, आपको एनसीईआरटी बेस बना देगा, ठीक है। तो बात ये है कि मैं जब तैयारी कर रहा था पिछली बार, ठीक है, टीआरई 3 एग्ज़ाम में, तो मेरे 40 में से 34 नंबर आए थे, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी और प्लस एक बुक आती है घटना चक्र, ठीक है, क्योंकि मुझे आज तक लूसेंट कभी समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं लूसेंट अभी भी नहीं पढ़ता हूँ। घटना चक्र के बदौलत ही मैंने बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, ठीक है। और उसके बाद ये टीआरई एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी मैंने अच्छे मार्क्स लाया था, केवल और केवल घटना चक्र के कारण से, ठीक है, घटना चक्र। और उस समय रेगुलर मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ रहा था। हालाँकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर वो घटना चक्र देख लें अचानक से तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत मोटी-मोटी बुक आती है। तो इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए मैं सिर्फ़ ये बोलूँगा कि आप 2 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लें। उसके बाद कोई किताब आपको टफ़ नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। और जो 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है उसमें जीके का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो ऐसे में मैं ये बोलूँगा कि जिनको घटना चक्र अच्छा लगता है वो घटना चक्र ले लें, और जिनको लूसेंट और क्राउन अच्छा लगता है वो लूसेंट और क्राउन में से किसी एक को चूज़ कर ले और उसको पूरी तरह से कंठस्थ कर जाएँ, एमसीक्यू लगाएँ और एनसीईआरटी जारी रखें, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप ना तो घटना चक्र को समझ सकते हैं और ना लूसेंट को समझ सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। मैंने अपनी तैयारी के दौरान एनसीईआरटी और घटना चक्र दोनों को पढ़ा था और काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। एनसीईआरटी में अपने बारे में बात करूँ तो एनसीईआरटी मैंने लगता है कि 1 महीने में मैंने एनसीईआरटी को लगता है कि 10 बार मैं पढ़ चुका था, ठीक है। मैं 10 बार क्या किया था, पढ़ लिया था एनसीईआरटी को। ये इस तरह से मैंने पढ़ा था। और घटना चक्र जब मैं पढ़ने बैठा था तो बड़ा आसान और ईज़ी लग रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था टॉपिक को लेकर के वही सेम हूबहू घटना चक्र में मिल रहा था और उससे ज़्यादा भी मिल रहा था। और मैं समझता हूँ कि अगर घटना चक्र एक बार आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और एनवायरनमेंट अगर पढ़ लेते हैं आप दोस्तों और उसका एमसीक्यू लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें से हमें लगता है कि आप आराम से 40 में से 35 मार्क्स ले आएँगे। अगर आप साथ में थोड़ा-सा क्या करें, करंट अफ़ेयर को लेकर के चलें, क्योंकि करंट अफ़ेयर 2 से 3 आपको मिलेगा, ठीक है। बिहार जीके भी आपको मिलेगा। बिहार जीके अगर आप ना भी पढ़ें तो करंट अफ़ेयर आप स्ट्रॉन्ग रखें और ये बाकी घटना चक्र और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्ट्रॉन्ग रखें। आपका मैं गारंटी देता हूँ कि 40 में से आप 35 करके आएँगे। और ये 35 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये सबका नहीं आता है। जनरली सब 28, 25, 29 पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं या 30 तक जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बात बताई है, अगर आप इतना कन्फर्म कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं और अभी से ही आपके पास बहुत सारा टाइम है, टाइम की कमी नहीं दोस्तों। अगर आप केवल टीचिंग एग्ज़ाम को फ़ोकस कर रहे हैं तो किसी भी टाइम में आप कम से कम 3 घंटा एनसीईआरटी को दीजिए, ठीक है। और 3 घंटा आप घटना चक्र को दीजिए। आप देखिए बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। और हमें लगता है कि आप कोई ना कोई एक प्रीवियस ईयर का बिहार दरोगा का सेट लगाइए, ठीक है, या फिर मॉडल सेट भी आता है बिहार दरोगा का, तो वो आप लगाइए, ठीक है। क्योंकि जो भी बिहार एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है जीके का, वो लगभग हूबहू उसी तरह का आता है बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में। होने का तो ये भी हो सकता था कि बीपीएससी का ही आप सेट प्रैक्टिस करते, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं, उतने हमको करने नहीं हैं। आप बिहार एसआई का सेट मारने बैठिएगा तो आधे घंटे में आप उसको ख़त्म कर लीजिएगा और उसका डिस्कशन भी देख लीजिएगा। तो जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 40 मार्क्स वाला जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी, घटना चक्र और एक बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर, या फिर प्रीवियस ईयर ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रीवियस ईयर सेट आप प्रैक्टिस कर ले। गारंटी है कि आपका 40 में से 35 मार्क्स आएँगे। और भी सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है, ये तो मैंने 6 to 8 के लिए बता रहा था। और चूँकि ये कॉमन पेपर है तो ये सभी सब्जेक्ट जितने भी क्लास है सबके लिए कॉमन आएँगे। आगे मैथ के लिए क्या किया जाए, ठीक है, स्पेशल साइंस के लिए क्या किया जाए, इन सब पर भी मैं वीडियो लाऊँगा। तब तक आप जितना मैंने बोला है उतना अगर फॉलो करके देखते हैं और कुछ भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप हमें कमेंट करके लिखें और एप्रिशिएट करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं आगे जितना भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होगा या अलग-अलग क्लास से रिलेटेड वीडियो होगा, मैं सब कुछ लाऊँगा। कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम या पार्टिकुलर टॉपिक को कवर करने की। और आगे अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं होमवर्क सीरीज़ भी लाऊँगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।